भाई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डी एंड ए ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंट्रोड्यूस किया था, दूसरी उसकी जनरल प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, मेटल क्यों कहते हैं, उससे अगर कौन कौन से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन किया था। सेकंड जो आपका लेक्चर है इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज आपने पढ़ा था कि डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। जो सीरीज का नाम पड़ता है ये उसके लास्ट में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन भर रहा होता है उसके बेसिस पे पड़ता है। 3D सीरीज आपकी कौन सी होती है? 3D सीरीज अगर मैं बात करूं भाई, ये 3D सीरीज होती है, इसमें 10 एलिमेंट होते हैं जिसका अगर कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है, 21 से लेकर कितने तक होते हैं, 30 तक होते हैं। जिसमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक, इसको 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? जिसमें जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है 3D में होता है। इसका आपने आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा 3D है, सॉरी 3D1 4s2। इधर का जो जिंक का पढ़ा होगा 3D10 4s2। लेकिन इस वाले का जो होना चाहिए था 3D9 4s2 होना चाहिए था। इसके लिए अगर पहले भी हमने बात की थी कि D10 कोई भी अपने आप को ऑर्बिटल फुल फिलिड या हाफ फिलिड रखना पसंद करता है। इसके चक्कर में कैसे हो जाता है, शिफ्ट एस का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है? एक तो आपको कॉपर का अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होता है क्रोमियम का होना क्या चाहिए? वैसे तो 4 नंबर पे ये आ रहा होना चाहिए ये, लेकिन होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है? हाफ फिलिड होने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जो कि हमें याद है। इनके सभी के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। इसमें कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, इसमें 5, इसमें भी 5, 6, 7, 8 और 9 होने चाहिए, इसमें 10 होते हैं, आपने देख रहे हो पहले। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं 3D सीरीज की, क्योंकि आपके बाकी सीरीज नहीं चलती है, ओनली 3D सीरीज की प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है। बाकी अगर बात करें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर इन प्रॉपर्टी को 4D और 5D के साथ भी मैच करें तो वहां भी हो जाती है एटॉमिक रेडियई। अगर बात करें एटॉमिक रेडियई की बात करें, आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा पेरियोडिसिटी, वहां पे आपने देखा होगा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियई या आयनिक रेडियई आपने बात की हुई, कोवेलेंट रेडियई, उससे कई रेडियई के बारे में काफी पढ़ा है। रेडियई की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस तथा आउटर मोस्ट शेल में जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियई बोलते हैं। भाई न्यूक्लियस तथा आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियई बोलते हैं। क्लियर है? ये दो चीजों पे फैक्टर इसका अगर बात है, किसी भी अगर पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है एटॉमिक रेडियई डिक्रीज होती है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट था, फिर कुछ एक्सेप्शन केसेस चलते हैं वो अलग थोड़ी है, उसको भी अभी पढ़ेंगे। लेकिन क्यों बढ़ती उसका केस में 2 फैक्टर पढ़े थे। एक तो पढ़ा था जेड इफेक्टिव, ये अगर बात करें इसको क्या कहते हैं भाई? इफेक्टिव। अभी बात करेंगे क्या होता है इफेक्टिव, आपने वैसे पहले भी पढ़ा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा शिल्डिंग इफेक्ट या बात करें इसका दूसरा नाम भी, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। किसी भी अगर बात है एटॉमिक रेडियस, 2 चीजों पे फैक्टर अगर बात है, किसी भी एटॉमिक रेडियस 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो अगर बात है उसका अगर जेड इफेक्टिव, दूसरी चीज शिल्डिंग इफेक्ट या उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें। अब बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, दूसरी बात है शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है भाई? कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस, इस पर अगर न्यूक्लियस पर तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर बात करें, अगर एटॉमिक रेडियई की मैं बात करूं, अगर बात है किसी का अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, और शिफ्ट न्यूक्लियस की तरफ होगा तो ये डिस्टेंस घटेगा। मतलब एटॉमिक रेडियई अगर बात है, आप अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते हो मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ाते हो तो एटॉमिक रेडियई घटती है। मतलब एटॉमिक रेडियई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ मूवमेंट करता है, मूव करेगा तो ये डिस्टेंस घटेगी तो एटॉमिक रेडियई घटेगी, क्योंकि इसी डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियई बोल रहे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज बात करें शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शिल्डिंग इफेक्ट यह होता है कि भाई जो भी अगर बात है और सेल या इसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज।
सेम चार्ज हमेशा रिपल्सन करते हैं, आपको पता है। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सेम का हो या अदर, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट, या क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब ये रिपल्सन क्या है, इसको कैंसल आउट करता है। अगर किसी चीज में अगर बात है जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, सॉरी अगर बात स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव घटता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो शिल्डिंग इफेक्ट घटेगा, शिल्डिंग इफेक्ट घटेगा, क्योंकि दोनों आपस में अगर बात है रिपल्सन होगा तो जो जेड इफेक्टिव लग रहा है, जो लगता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होना पसंद करता है। लेकिन अगर किसी में शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, मतलब ये थोड़ा दूर जाएगा, दूर जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। किसके कारण बढ़ी है, अगर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ी है, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, शिल्डिंग इफेक्ट की होती है। शिल्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब देखिए ये तो हो गया कॉमन फैक्टर भाई। अगर बात है इसका, अगर बात की जाए 3D सीरीज में क्या कंसेप्ट है, 3D सीरीज में दो टर्म्स अप्लाइड हो जाती है कि लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, आपका जो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर बात की जाए 3D सीरीज में अगर लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, हमें पता है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कि सेल में बढ़ रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो एटॉमिक रेडियस घट रही होती है। पेरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, अप टू डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होती है। इसमें एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो उसके कारण साइज कमी आती है। लेकिन अप टू डाउन जाते हैं तो सेल बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस आपको पता है इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर बात, क्योंकि भाई ये है, पहले तो इलेक्ट्रॉन ये वाली जो डिस्टेंस थी ये एटॉमिक रेडियस थी, सेल बढ़ने पर ये डिस्टेंस भी हो जाती है। तो अप टू डाउन जाने पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन इससे ज्यादा कहीं एक्सेप्शन आपकी केसेस चलते हैं। 3D सीरीज में अगर मैं बात करूं, होना तो क्या चाहिए भाई, हमें पता लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज, 3D सीरीज में ऐसा होता नहीं भाई, 3D सीरीज में होना ही चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होनी चाहिए एटॉमिक रेडियस। क्योंकि अगर बात करें कौन सी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, एटॉमिक रेडियस घटनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इसकी एटॉमिक रेडियस को दो चीजें इफेक्टेड करती है भाई। अगर नॉर्मली बात करें आपकी 3D सीरीज ये होती है, लेकिन अगर बात करूं इसकी एटॉमिक रेडियस में दो फैक्टर लगते हैं, एक तो शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इसकी इफेक्टेड जो करती है वो करती है जेड इफेक्टिव। दो चीजें फैक्टर अफेक्टिंग होती है इसकी एटॉमिक रेडियस को। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमें पता है इसका कॉन्फिगरेशन D1 से स्टार्ट होता है, इसका कहां पे पहुंच रहा होता है, लास्ट D10 तक। और सारे को पता है ये भी 3D सेल में होता है, ये भी किसी सेल में होता है भाई, 3D सेल में होता है। एक ही सेल में अगर बात करूं, माना वो 3D सेल ये है, मान लिया इस डी में पहले तो एक इलेक्ट्रॉन भाई, एक सेल का उसका मतलब उसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या है कि भाई उसी सेल या दूसरी सेल के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, अब एक ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे से रिपल्सन फील ही नहीं करेगा। मतलब सिंपली फील क्या करेगा, ओनली न्यूक्लियस से, अगर भाई आपका ये न्यूक्लियस है, ओनली न्यूक्लियस से क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। मतलब अगर बात है 3D, अगर बात है स्टेडियम में जो अगर डोमिनेंट होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो हमें पता है एटॉमिक रेडियस घटेगी। अब फिर भी इसमें अगर बात करें 3D2 होता है तो उसी सेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन है भाई, दूसरा सेल पूरी बहुत बड़ी सेल है, दूसरा सेल भी रिपल्सन कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सेल बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब बात की जाए धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं स्टेडियम से बढ़ेंगे, अब ये एटॉमिक रेडियस टाइटेनियम की घटती है, ऐसे घटती हुई चलती है, लेकिन एक वैल्यू जब आ जाती है यहाँ पे, मतलब जब उसमें, क्योंकि आयरन का जो 26 नंबर पे आता है 26 पे, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। अब एक ही सेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अब जब 6 इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो होता क्या है, अब शिल्डिंग इफेक्ट जो बराबर हो जाता है जेड इफेक्टिव, क्योंकि पहले तो रिपल्सन अब नहीं था, अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में बहुत ज्यादा आ गए, धीरे धीरे इनमें अब क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना शुरू हो गया, रिपल्सन। और रिपल्सन होगा तो अब इतना ज्यादा तो नहीं होगा कि जेड इफेक्टिव को अपोज करे, लेकिन अब बराबर हो जाता है। पहले धीरे धीरे हमें पता है जेड इफेक्टिव डोमिनेट ही चल रहा था, तो धीरे धीरे बढ़ रहा, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है कि शिल्डिंग इफेक्ट बराबर होने की कगार पे आ गया, तो रिपल्सन भी है तो अट्रैक्शन भी है, मतलब दोनों चीजें क्या होगी, अब बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी है, साथ में न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन भी है, तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू चलती है D6, D7 और D8 तक। मतलब बात है आयरन के रेस्पेक्ट में जो आयनिक रेडियस जो बराबर होती है कोबाल्ट के, और वो बराबर होती है निकल की, तीनों की, मतलब इस केस में शिल्डिंग इफेक्ट जो बराबर हो जाता है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, तो तीनों की जो एटॉमिक रेडियस बिल्कुल
इक्वल होती है, इक्वल मतलब एवरेज इक्वल होती है, बिल्कुल पॉइंटों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती। तीसरी चीज है, अब जब लास्ट में इसका बात की जाए D9, भाई D9 और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी D10 में आ जाता है। अब एक ही सेल में अगर बात है D10 कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाए तो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है बजाय किसके, अट्रैक्शन के। भाई एक ही आपस में बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ जाते हैं, पास पास आएंगे तो अब कौन सी वैल्यू बढ़ जाती है, सील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और रिपल्सन बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव घट जाता है। ये इफेक्ट जब बढ़ेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब आपस में रिपल्सन होंगे तो साइज अपने आप को क्या करना शुरू करेगी, एक्सप्लोर, क्योंकि एक्सप्लोर करने से इनके बीच में क्या बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। आपको पता है कि एक इतनी दूरी में 10 इलेक्ट्रॉन और एक इतनी दूरी में 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बन जाती है। अभी दूर जाएगा तो आउटर मोस्ट की दूरी बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस, तो एंड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही होती है। तो ऑर्डर जो आपका आता है ये आता है एटॉमिक 3D सीरीज की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे नीट्स लेवल से सवाल भी पूछे गए इसी ऑर्डर से। शुरू में अगर 3D सीरीज में अगर बात करें स्केडियम से मैग्नीशियम मतलब आयरन तक तो एटॉमिक रेडियस घटती है। उसके बाद आयरन टू निकल तक एटॉमिक जो रेडियस होती है वो लगभग इक्वल होती है, तीनों की इक्वल। और जो अगर बात है निकल से जब जिंक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। एक ये भी पूछ ली जाती है 3D सीरीज में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस स्केडियम की होती है, सबसे कम बात करें निकल की होती है। तीसरी चीज इससे ऑर्डर पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो एटॉमिक रेडियस का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इसमें ये चलता है। इस वाले केस में यहां तक जब डिक्रीज हो रही होती है तो सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट नहीं होता है किस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट रहता है सील्डिंग पर। ये जब ज्यादा होगा तो हमें पता है एटॉमिक रेडियस घटेगी क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ जाने की शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब तीनों की जब बराबर होती उस केस में जो जेड इफेक्टिव जो बराबर होता है किसके, सील्डिंग इफेक्ट के, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है। तीसरे केस में इस इफेक्ट में क्या हो जाता है भाई, सील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है किस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। केस फर्स्ट में ये, केस सेकंड में ये, केस थर्ड में ये होता है। पहले तो अगर बात करें 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस आयरन तक घटती है, उसके बाद कुछ इक्वल रहती है, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, क्लियर है। तो ये पढ़ा अभी आपने 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस। उसके बाद अगर बात करूं, ये तो पहली प्रॉपर्टी आपकी होगी 3D सीरीज की। दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले पहले भी आपने 11th में भी पढ़ी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखना आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आपने पढ़ी क्या होती है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं भाई, किसी गैसियस स्टेट में किसी मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात करें भाई एक एग्जांपल, जैसे आपका न्यूक्लियस है, ये आपका कोई आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। बात ये भी पढ़ी थी आपने, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पेरियोडिक टेबल में, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जाने पर ये क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे और अट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे, उन्हें निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। अब ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो एनर्जी इनको निकालने के लिए कम देनी पड़ती है, मतलब अप टू डाउन जाते हैं तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम देनी पड़ती है, कम होती है किसी भी एटम के लिए। 3D सीरीज में अगर बात करें, क्योंकि बात कर रहा है 3D सीरीज, क्योंकि 3D सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन दो केस इसमें भी बनते हैं। वो कौन से दो केस हैं, आपने फिर भी पढ़े होंगे 11th में पहले भी। एक तो D5 कॉन्फ़िगरेशन और D10, मतलब बात करें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और D10 क्या होता है भाई आपका, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन जो ऑर्बिटल होते हैं उनसे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बजाय पिछले के। हमें नॉर्मली पता है, एक चीज देखना, मैं क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए दोनों में ज्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, एक तो सिमेट्रिक केस होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखना अगर बात है डी में, हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, उसमें अगर ये तो अगर इसे आसानी से निकलते चलेंगे यहां तक, लेकिन जब ये वाला केस हो जाता है जब पांचों ऑर्बिटल मतलब सिमेट्रिकली भर जाते हैं, पांचों इक्वल हो जाता है, पांचों D5 वाला कॉन्फ़िगरेशन, अब इससे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बात है फिर D6, D7, D8 और D9, और जब लेकिन D10 हो जाए फिर से उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब ये दोनों के दोनों जो कोई भी ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो सिमेट्रिक होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं बजाय उसके अदर ऑर्बिटल्स के।
तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। मतलब मोस्टली कॉमन क्वेश्चन कहां से बनेगा, आपसे ये दे देगा भाई, आपसे दे दिया उसने एक तो D4 दे दिया, एक D5 दे दिया, एक D6 दे दिया। अब आपसे ये पूछ लेगा भाई किससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, D5 एज कंपेयर एक तो D4 D5 में और एक D5 D6 में, दो कंपेयर पूछ ले। इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में निकाल सकते हैं, पर D5 ज्यादा है, लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो होता क्या है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर बात है लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, वही चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब ज्यादा होनी चाहिए भाई। ये तो केस ठीक है, इसकी तो डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी, लेकिन इस केस में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, ये होता है कुछ ज्यादा, तो इतनी ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जब जो D5 कॉन्फिगरेशन, बस ये केस आपको याद रखना होता है। इसके निकालने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्रिक है, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो है आपकी मेटेलिक नेचर। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस हो जाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर की बात करें भाई, कोई भी 3D सीरीज की जो एलिमेंट्स है वो मेटेलिक नेचर क्यों शो करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सीरीज जो अगर बात है, आप जो भी सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, इन सीरीज में क्या सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, +2 +3 +4 +5 +7, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जिनकी भी होती है वो कौन सी नेचर शो करते हैं, मेटेलिक नेचर शो करते हैं। क्लियर है। और मेटेलिक नेचर और मेटल कहा गिने जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, हार्ड होते हैं। और सारी हमें पता, सारी की सारी डी ब्लॉक की मेटल क्या होती है, हार्ड नेचर की होती है। क्लियर है। तो इसके बाद जो हम फोर्थ प्रॉपर्टी भाई हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बात है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पहले पढ़े। कोई भी अगर बात है कि कोई एलिमेंट है, कोई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नॉर्मली बात करें कि जो 3D सीरीज के सारे एलिमेंट नेगेटिव फॉर्म में नहीं पाए जाते, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अब डोनेटिंग नेचर तो कितने कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं भाई, अधिकतम तो उतने दे सकते हैं जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। देखना भाई, एक टेबल बनाऊंगा बात करूं, देखने इस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने अगर बात की जाए, स्टेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसके नीचे लिख रहा हूं 3D1 4s2, यही होता है। एक चीज ध्यान देना भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात की जाए, हमें पता सभी के एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते तो मतलब डी में भी शिफ्ट हो जाते, होते सभी के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में सभी के 2 होते हैं। वो स्टेबिलिटी की तरह मूवमेंट कर जाता है। शुरुआत में तो 2 ही थे। हमेशा क्या होता है कि एक अगर बात है, अकेले स्टेडियम को छोड़कर सारे के सारे इजीली आसानी से एस के इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन अगर बात करूं, कॉमन होती +2। लेकिन अगर बात करूं स्टेडियम में, जो 3D और 4s की जो एनर्जी का जो गैप होता है बहुत कम होता है, लगभग बराबर होता है। तो इसके कारण अगर बात करें कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है, कभी भी एस के अकेले नहीं दे रहा होता। ये ओनली स्टेडियम ऐसा एलिमेंट है जो कौन सी शो करता है, +3 करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज याद हो जाएगी, ये चीज याद करनी है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अधिकतम उतने दे सकता है मैक्सिमम, जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर है। इसके आउटर मोस्ट में 3 है, लेकिन दूसरी चीज और आएगी पेयर्ड और अनपेयर्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मोस्टली अनपेयर्ड निकलते हैं। पेयरिंग का भी केस है, वो 3D9 वाले, इसमें जाके पेयरिंग का भी बताएंगे वो भी। इसमें अगर बात करें इतनी अधिकतम, तो आपने ये भी देखा कि अधिकतम कोई इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर सकता है, जो उसके वैलेंस शेल में। इसके केस में हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है भाई, अगर बात की जाए, ये अधिकतम 3 ही दे सकता भाई, एक ही अकेले ओनली स्टेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है। क्लियर है। टाइटेनियम जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन 3D2 4s2 होता है। इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिकतम ये 2 भी दे सकता है भाई, एस के तो निकालता ही है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि वैलेंस शेल में अधिकतम कितने 4। पर लेकिन अनपेयर्ड का केस, अभी अनपेयर्ड और पेयर्ड का केस हो चलेगा। इसके अगर बात करो वाइनेडियम का क्या होता है 3D3, और बात है क्या होता है भाई 4s2 होता है। ये भी क्लियर है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो दे ही सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, कितने दे सकता है 5 दे सकता है। अगर बात करो क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होता है, होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है उसका 5 1, मतलब वैलेंस शेल में
5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें। भाई एक तो ओनली देखना भाई एस का अकेला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक चीज ये भी याद रखनी कि +1 भी शो करता है, एस का अकेला इलेक्ट्रॉन भी निकालता है। उसके अलावा ये 5 भी मतलब +2 तो दे रखी है, +3 भी दे सकता है, +4 भी दे सकता है, +5 भी दे सकता है, और कितना दे सकता है प्लस, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। +2 तो सभी शो करते हैं बजाय इसके स्केडियम के, लेकिन इसके एस में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो +1 शो करता है। मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ राउंड में, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज पूछी जाती है। तो आपको सब पता, आउटर मोस्ट शेल में जितना अधिकतम उतनी दे सकता है। उसके बाद अगर मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है भाई, मैग्नीज की अगर मैं बात करूं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितने नंबर पे आता है भाई, ये तो D1 D2 D3 D4, और ये कितना होता है, ये 3D5 और 4s2, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7। तो अधिकतम ये कितने दे सकता है, पांचों के पांचों 3D में अनपेयर्ड है, तो +4 भी दे सकता है, +5 भी दे सकता है, +6 भी, और +7, मैक्सिमम +7 दे सकता है। क्योंकि बात है वैलेंस शेल से ज्यादा तो ये भी नहीं जा सकता। उसके बाद जो नंबर आता है किसका आता है भाई, आयरन का। आयरन का जो वैलेंस शेल में बात करें कॉन्फिगरेशन 3D6 4s2। अब ध्यान देना, डी में जो इलेक्ट्रॉन है, पहले तो सब में अगर 1 था, ये भी अनपेयर्ड था, अगर बात है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, दूसरा भी अनपेयर्ड, तीसरा भी अनपेयर्ड, चौथा भी 5। लेकिन जब छठा आया इलेक्ट्रॉन, जब 6 इलेक्ट्रॉन डी में आता तो एक तो पेयर्डिंग में आ गए। अनपेयर्ड कितने बचे, अनपेयर्ड मतलब एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अब 4 अनपेयर्ड है, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 4 अनपेयर्ड प्लस में 2, तो ये अधिकतम मतलब 4 तो अनपेयर्ड डोनेट कर सकता है। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पेयरिंग होने के बाद उसकी पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती है, वो जो स्टेबिलिटी को मूवमेंट करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज, इनको निकालना मुश्किल होता है, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है इनको निकालने के लिए, पर लेकिन ये आसानी से निकल सकते हैं। जो अनपेयर्ड होते हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये है, और 2 एस के तो निकलते ही, तो अधिकतम कितने निकाल सकता है, 4 इसके 2 इसके 6, मतलब +3 शो कर सकता है, +4 भी, +5 भी, और +6, इससे ज्यादा नहीं। 4 तो इसके थे अनपेयर्ड, और 2 एस के, तो 6, मैक्सिमम 6 तक दे सकता है। उसके बाद जो कोबाल्ट होता है D7 में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितने बचते हैं, 3। भाई कॉन्फिगरेशन ये हो जाता है D7, 3 तो अनपेयर्ड, डी के 2 एस के तो निकलते निकलते +2 हमेशा निकल रहे होते हैं, तो 3 इसके, तो अधिकतम 5 तक जा सकता है, मतलब +3 +4 और +5। ओनली अनपेयर्ड मतलब 3 तो अनपेयर्ड इसके, एस के तो हमेशा निकलते हैं, तो टोटल अधिकतम 5 निकाल सकता है। उसके बाद करो निकल के, निकल का क्या हो जाता है 3D8, क्लियर, 8 में मतलब एक और अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड इसके बाद कितना हो गया, पेयर्ड तो 3 हो गए, अनपेयर्ड 2 बचे हैं, प्लस में 2 एस के, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब +3 में जा सकता है, और कहां जा सकता है, +4, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। लेकिन कॉपर के रेस्पेक्ट में बात करूं भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होता है, +2 निकाल चुका है, लेकिन इस केस में क्या होता है, एक चीज और देखना भाई, ये जब एक इलेक्ट्रॉन इधर ये D10 कॉन्फिगरेशन में आ जाता है, तो इससे निकालने के बजाय ये कौन सी एक एस का होगा, तो ये एक तो D10 में +2 तो निकाल रहा था, एस के बजाय तो दोनों निकल जाते हैं, लेकिन जब 3D में आ जाता है तो एस का अकेला कितना निकल रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब D10 एक स्टेबलिश कॉन्फिगरेशन है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। लेकिन जिंक में तो क्या होता है भाई, 4s2 और 3D10, बस एस के अकेले 2 दे सकता है, लेकिन 3D निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है 3D10 और 3D5। क्लियर है, तो जिंक अकेला। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब ये क्वेश्चन देखने के, ये तो आपकी सारी की सारी ऑक्सीडेशन है, आपको बाकी तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस में भाई बात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखने, साथ में डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने, कुछ नहीं, बस उतनी ही ऑक्सीडेशन चलती जाएगी। लेकिन मैं जो इंडिकेट किए बस सिर्फ 4 वैल्यू आपको याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि 3D सीरीज में ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, स्केडियम शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि 3D सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, तो बात है ओनली क्रोमियम और एक क्या, कॉपर। एक तो क्रोमियम और कॉपर जो कौन सी ओनली शो करते हैं, मतलब +1 शो करते हैं। तीसरी चीज ओनली +2 कौन शो करते हैं, 3D सीरीज में ओनली +2 कौन, अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, ओनली जिंक। ये क्वेश्चन एक अच्छा बनता है, तो यहां से वो पूछ सकता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अगर बात है अकेली +3 अगर बात है कौन शो करता है, ये करता है। दूसरी चीज पूछ सकता है कि भाई +1 कौन सी शो करते हैं, तो क्रोमियम करता है, ओनली कौन करता है, कॉपर करता है। ओनली +2 कौन करता है, जिंक करता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है अगर बात की जाए, देखना भाई कि ग्रुप ऐसे कोई 3 या 4 एलिमेंट के नाम पूछ लेगा, 3 या 4 एलिमेंट के नाम बताइए जिनके अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू बराबर है ग्रुप नंबर के। ग्रुप नंबर हमें पता है, ग्रुप नंबर आपने हाइड्रोजन वाली सीरीज वाली देखी होगी, 1 नंबर होता है, उसके बाद एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप नंबर 3 होता है, 4 होता है, 5 ऐसे लेके कहां तक होता है, 12 तक होता है। क्लियर है,
बात की जाए ऐसा कौन सा जिसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो बराबर है, ऐसी कोई दो एलिमेंट का नाम बताइए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर उसके बराबर है ग्रुप नंबर के। जैसे कि ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है, ये 11। तो भाई बात है कि ऐसा कोई मैच हो रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैच हो रहा है ग्रुप नंबर से। देखिए ये मैग्नीज, मैग्नीज ग्रुप नंबर 7 है और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है 7 है। मैग्नीज एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा क्रोमियम में देखो 6 है ग्रुप नंबर और 6 ही क्या है उसकी ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम हो गया। उसके बाद बात करें वेनेडियम भी हो गया आपका भाई, क्योंकि +5 ग्रुप संख्या के बराबर है। 4 और 4 मतलब कौन हो गया टाइटेनियम, और एक कौन सा होता है स्केडियम। ऐसा भी पूछा जा सकता है। ऐसे कोई एलिमेंट का नाम दीजिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू हो ग्रुप नंबर के बराबर। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे बना देता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर पे सॉरी जो आती है। थर्ड नंबर पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी 3G सीरीज। देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, आपने पहले भी पढ़ा है कैटालाइटिक या एंजाइम, या बात है फिफ्थ नंबर पे। कैटालाइटिक एंजाइम या कोई भी अगर बात है क्या काम करते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ये किसी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंजमेंट करते हैं। जैसे आपने हैबर प्रोसेस आप पढ़ोगे, अमोनिया के निर्माण के लिए फॉर्मेशन के लिए जो बनाई जाती है, अमोनिया जो फॉर्मेशन बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन को बनाने के लिए सॉरी एक उत्प्रेरक या बात करें कैटलिस्ट की एक फॉर्म में अगर चाहिए होती, कैटलिस्ट चाहिए होता आयरन का, ये जो कराई जाती है इसके लिए एज ए रिएजेंट की तरह आयरन के प्रोसेस से इसे निकाला जाता है। और ये जो कैटलिस्ट है कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक की अगर बात करें एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस सेल होता है मतलब n-1 डी ऑर्बिटल क्या होता है भाई, वैलेंस होता है, कुछ खाली होता है। जो किसी में अगर वो जो एम्प्टी स्पेस होता है वो किसी अगर किसी रिएक्शन के लिए खाली स्पेस एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है, जो लास्ट में प्रोडक्ट में उसे तोड़ता है। तो जो बात है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। क्लियर है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़ने हैं। अगर बात है ओस्टवाल्ड मेथड में अगर बात करें आपके, अगर बात की जाए प्लेटिनम मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा, और भी बहुत सारे अगर बात की जाए रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक में जिसमें सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट यूज हो रहे होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो 3D सीरीज में पढ़ने वाले हैं, कलर की बात करेंगे भाई। कलर की प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, कलर किसके कारण 3D मैंने पहले भी बात की थी, 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। और कलर्ड होने का जो रीजन होता है वो होता है उनके बैकेंड सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है भाई डी ऑर्बिटल वाले, जैसे अगर बात है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो जो ट्रांजिशन करते हैं तो डीडी ट्रांजिशन करते हैं। डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, हम एक चैप्टर में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं सीएफटी। सीएफटी व क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, वो क्या बताती है, वो जो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, आपने देखें डी के 5 ऑर्बिटल के नाम भी पता है। एक डी एक्स वाई होता है, एक डी वाई जेड होता है, एक डी एक्स जेड होता है, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक आपका कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर। ये जो इनकी जो लोब्स होती है एक्सिस पे लाई नहीं करती, इनको तो एक अलग ग्रुप में डाल दिए गए T2G, और इनकी जो लोब्स लाई जो करती है वो एक्सिस पे करती है, इनको इजी फॉर्म में डाला गया। दोनों के अगर एनर्जी लेवल ऑन द बेसिस जब ये कोई कंपाउंड बनाते हैं तो दोनों के एनर्जी लेवल डिफरेंस होते हैं। अगर बात करें डी ब्लॉक, दो चीजों में दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाता है भाई। इसके 5 ग्रुप थे, एक तो इजी लेवल में इजी के 2 और T2G के 3 भाई। हमें पता है ये तो एक dxy है, dxz अगर बात की जाए dyz है, एक dx2y2 है, एक अगर बात करें dz2 है। तो एक ये ऊपर वाला तो हो जाता है dx2y2 dz2, इसको तो इजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और नीचे होता है dxy dyz और dxz। ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं इनको T2G बोलते हैं। इनके बीच में जब अगर क्या होता है कोई भी, जैसे कि अगर बात हम स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम में अगर बात करें, स्टेडियम में कोई भी अल्फेट इलेक्ट्रॉन, स्टेडियम की जो बात है 3 अगर बात है, स्टेडियम +2 ले लेते हैं, +2 देता नहीं है। जैसे हमने ले लिया टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस ही ले लिया +2। टाइटेनियम और बात है टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है भाई, 2 नंबर पे आता है, D2 होता है अगर बात है 3D2 और 4s2 होता है। अधिकतम बात है +2 भी देता है, +3 भी देता है, +4 भी देता है। इसका मतलब अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, 2 है। तो 2 को भरेंगे कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। T2G में भरने का रेस्पेक्ट क्या रहेगा भाई, 2 ऑर्बिटल कहां जाएंगे, पहले तो नीचे वाले भरते हैं। जैसी अब इनको लाइट मिलती है, जब कोई भी इनको लाइट में रखा जाता है इस एलिमेंट को, तो लाइट में रखते ही जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये एक्साइट लेवल होकर ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं।
भाई T2G से निकल के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है भाई, यहां से निकल के कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। और ये जब एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जाता है, इसको बोलते हैं डी के, ये ऑर्बिटल, ये भी भाई डी ऑर्बिटल है, ये भी डी के ऑर्बिटल है, और डी के ऑर्बिटल डी में ही जा रहे हैं। लेकिन T2G लेवल से EG लेवल में जब जा रहे हैं तो ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो एक कलर शो करता है। इस जो ट्रांजिशन को तो बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और इसी ट्रांजिशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स या डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। लेकिन उनके पास एक चीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए अगर क्वेश्चन दे दे आपसे कि भाई मुझे बताइए कि कौन कौन से इसमें नंबर ऑफ, अगर बात है कोई आपको आयंस दे दे, उसने दे दिया भाई, एक तो दे दिया टाइटेनियम +3, या दे दिया Fe+2, या दे दिया Fe+3, या दे दिया स्केडियम +3, उन्हें 4 आयन दे दी, उसमें से पूछा कि कौन सा आयन कलर्ड है। तो सबसे पहले आपको तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। आपको पता है जो स्केडियम आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2। लेकिन सबसे पहले s के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे, 3, मतलब s में भी 0 है और d में भी कितने हैं, 0, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये कैसा होगा भाई, ये होगा कलरलेस हो जाएगा, इसमें कोई कलर ही नहीं होगा। जिसके अगर कोई भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें अगर नहीं है तो वो आपका कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस होगा। बात करें आयरन के रेस्पेक्ट में, आयरन का अगर बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d6, अगर बात है 4s2 होता है। आपको ये पता है कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे, 3, मतलब 2 तो s के दे रखे, मतलब ये तो 0 हो गए, एक इसका। इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या देगा, कलरफुल होगा, किसी न किसी कलर का होगा। जैसे अब टाइटेनियम+3 अगर बात है, चलो मान लिया आपने +4 दे दिया उसने टाइटेनियम +4 में अगर बात है टाइटेनियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d2 4s2, +4 का मतलब 4s में भी 0 है और d में भी कितने हैं 0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उसके, कोई भी अनपोर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं किसमें, वैलेंस शेल में। तो ये भी कैसा होगा आपका, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, कोई कलर नहीं होगा। Fe+2 में वही सेम, अगर इसका कॉन्फिगरेशन इसका क्या होता है 3d6 4s2, नॉर्मली ये होता है, +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल रखे हैं, 6 है तो हमें पता फिर भी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड। भैया अगर बात करें 1 2 3 4 5 और छठा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो कलर शो करता है। क्लियर है? तो ये हमने ट्रांजिशन एलिमेंट जो कलर शो करते हैं वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बस उसके पता होना चाहिए उसके पास है या नहीं है। उसके लिए मेन जो चीज जानना जरूरी है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। तो 3D सीरीज के सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का आपको एग्जांपल दे दे, कोई भी एग्जांपल दे देगा, जैसे बहुत से सवाल आपके पीछे बुक्स में दिए भी गए, तो वो चीजें हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, अगली प्रॉपर्टी जो आपकी चलती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो 6 नंबर है 7 नंबर पे चलती है भाई, 7 नंबर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में उनका क्या बिहेवियर है। जैसे कि आयरन की बात करें, मैग्नेटिक के जो कॉन्टेक्ट में आता है तो चिपक जाता है, आपने देखा है, उसकी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। किसी की भी मैग्नेटिक मूवमेंट, जो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसके लिए 2 चीजें, बात 2 चीजों को वेरी करता है। एक तो पहली होती है उसकी ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी चीज होती है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के सराउंडिंग में जो घूम रहा होता है, तो वो तब मोशन होती है, उसको डिनोट करते हैं म्यू एल से डिनोट करते हैं। तो इसको ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल, ये जो म्यू एल होता है आपका, ये होता है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको म्यू एल से। और स्पिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पे अगर घूम रहा हो, ये तो ऑर्बिटल के सराउंडिंग घूम रहा हो, दूसरा ओन खुद के एक्सिस पे अगर घूम रहा हो तो उसको स्पिन मोशन करते हैं। इसको जो इंडिकेट करते हैं, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू एस से इंडिकेट करते हैं। और किसी भी मेटल की जो टोटल उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इज इक्वल टू बराबर होता है म्यू एल प्लस में म्यू एस। ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है किसी के मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। और इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो होती है बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन आपने यूनिट पढ़ी होगी। जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन होती है, जो कि बराबर होती है आपकी, अगर बात की जाए ये ई एच कट, बात की जाए 4 पाई एन से, यहाँ पे ई बात की जाए, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एच आपने पढ़ा होगा, एच कट प्लांक स्थिरांक का अगर कांस्टेंट पढ़ा होगा, एम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी यहाँ पे जो होती है वेलोसिटी होती है, लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे चलती है। तो बोहर मैग्नेटोन ये यूनिट पूछी जाती है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है म्यू की क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन होती है। अब बात है डी ब्लॉक में जो निकाला जाता है,
किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे निकालते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला चलता है। इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की बोर मैग्नेट्रॉन, जो भी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले। तो किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जर्नल फॉर्म, और एन की जो वैल्यू होती है एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। किसी में भी अगर बात है, जैसे कि अगर पूछ ले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, आपको दे दिया उसने टाइटेनियम प्लस 2, भाई इस आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए। मैग्नेटिक मूवमेंट के क्या फायदे होते हैं वो भी थोड़ी देर में पढ़ने वाले, लेकिन निकालते कैसे हैं। अब टाइटेनियम का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है वैलेंस शेल का 3d2 किस फॉर्म में है, +2 में, मतलब s के सबसे पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लीज कर रखे हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, डी में अगर बात है 5 ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन कितने, 2, दोनों भर्ती, दोनों के दोनों कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन से। दो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, और बात है क्या हो जाएगा भाई एन की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पे 2 और 2 + 2 क्या हो जाएगा भाई, 2 + 2 4 और 4 × 8 हो जाएगा। क्लियर है ये वैल्यू, सही है। तो ऐसे केस में अगर बात है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल देते हैं। म्यू की वैल्यू कुछ हमें पता है डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, आपको पता है उसका। अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो उसके बेसिस पे नॉर्मली आपको अगर ये भी पता चल जाए, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप सिंपली ट्रिक भी बना सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर म्यू की वैल्यू आ रही होगी 1.3 के समथिंग आ रही है, याद रखना है। अगर 2 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.3 के समथिंग आ रहा होगा। अगर 3 है तो उसका मैग्नेटिक पॉइंट 3.7 के समथिंग आ रहा है। अगर उसका अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका 4.7 के समथिंग। अगर 5 है तो उसका 5.9 के समथिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा होता है। आप उसको रूट को ओपन करके निकाल लो, चाहे वैसे निकाल लो। अगर आपको पता चले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.3 होगा। सोल्व कर लो, चाहे वैसे सोल्व कर लो, डायरेक्ट अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद करो तो भी चलता है। अब किसी के मतलब म्यू की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू अगर आ रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 नहीं है तो उसके क्या फायदे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस 3 भागों में बांटा। बात एक तो पहला आपने डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म और एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म। कंपाउंड की 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अगर बात करें कोई भी आपने कंपाउंड लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। दूसरा आपने कंपाउंड लिया, उसको रखा। एक केस में तो क्या होता है कि ये कंपाउंड का कोई भी अगर बात है मैग्नेटिक फील्ड में कोई बिहेवियर ही नहीं है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन फील कर रहा होता है, अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा होता है। दूसरा कि एक में अट्रैक्शन फील कर रहा हो। ये मेन चीज होती है जो डिपेंड करती है, अगर अट्रैक्शन फील नहीं करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 होता है। 0 का मतलब उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 होंगे। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होता उनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। ऐसे जो कंपाउंड होते बोले जाते हैं डायमैग्नेटिक कंपाउंड बोले जाते हैं, और ऐसी जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी, ऐसे जो कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होते हैं उनके म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उनपे कोई ना कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड, सॉरी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर उनके पास होगी तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जिनका 0 नहीं होता वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और ऐसी जो प्रॉपर्टी करने वाले ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्लियर है। फेरोमैग्नेटिज्म भी सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हाईली अट्रैक्टेड होता है। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में हाईली अट्रैक्टेड होते हैं वो बोले जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे इसका एग्जांपल आपका आयरन है, कोबाल्ट और निकल, कॉपर और निकल अगर बात करें तो ये चीजें होती है जो इनके अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाता है तो बहुत हाईली अट्रैक्टेड होती है। जैसे कि आपने आयरन देखा है, उसको चुंबक के पास मैग्नेटिक के पास ले जाते हैं, मैग्नेटिक के पास बहुत हाईली चिपक जाती है उसके साथ। तो इनका जो अगर बात है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इनके लिए भी अगर म्यू का वैल्यू तो इनके लिए भी अगर बात है कि म्यू का मान इनके लिए भी क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, बस फर्क सिर्फ इतना है मैग्नेटिक फील्ड में हाईली अट्रैक्ट होती है। क्लियर है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमने मैग्नेटिक मूवमेंट के बेसिस पे पढ़ी। अगर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालता है और मूवमेंट की जो यूनिट आती है
वो होती बोर मैग्नेट्रॉन की। जैसे कि टाइम की यूनिट सेकंड मिनट वगैरह में होती है, तो ऐसे ही जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बीएम से या बीएम बी डॉट एम लिखा होता है, जिसे बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमने अपने अपने 6-7 नंबर पे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, हमने पैरामैग्नेटिक अगर बात करें, डायमैग्नेटिक, ये तीनों मैग्नेटिक मोमेंट की बेसिस पे पढ़ी है। अगली जो पढ़ने वाले हैं भाई, वो है आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आपकी 8 नंबर की जो प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई भी एक बार आरबीएससी के एग्जाम में 8 नंबर पे आपकी जो प्रॉपर्टी आती है 3D सीरीज की, वो आती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, इसके बारे में, इस वर्ड को अगर इंटरस्टिशियल के बारे में, ये रिक्ति, अगर किसी वैकेंट किसी चीज में स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोलते हैं। जब भी अगर बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, उनके बीच में जो अरेंजमेंट होता है, उनके कुछ एटम्स होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस बचे रह जाते हैं। भाई जो डी ब्लॉक के कोई भी एटम होते हैं, एलिमेंट्स के छोटे छोटे जो स्पेस पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस बचे रह जाते हैं, स्मॉल स्पेस। इन स्मॉल स्पेस में ये तो आपकी कौन सी भी मेटलिक कोई भी, ये आपका जो अगर बात है, ये आपके होते हैं मेटलिक ट्रांजिशन मेटल एटम, ये ट्रांजिशन मेटल एटम, और इनके बीच में जो स्मॉल गैप बचा है, इसमें नॉन मेटल एटम आ जाते हैं। नॉन अगर बात है, नॉन मेटल एटम आ जाते हैं। नॉन मेटल एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन आ जाता है, बोरोन आ जाता है, कार्बन या इसके नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि साइज जो होती है स्मॉलर होती है, और छोटी साइज की जो इसमें अगर बात है, छोटी साइज के जो आयन इनमें फिट हो जाते हैं। जैसे भाई हाइड्रोजन का आयन आ गया, तो इसमें आपके कहां हो जाते हैं, ये छोटी स्मॉलर, अगर नॉन मेटिकल अगर बात है, ये आयन कहां फिट हो जाते हैं, इनके बीच में। और ऐसे जो कंपाउंड जिनमें ट्रांजिशन मेटल के बीच में नॉन मेटल के एटम फिट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी 9th लेवल की जो बच रही है आपकी, वो एलॉयज जो है, आपने एलॉयज पढ़े हैं 9th पे। अगर बात है एलॉयज जो बनाते हैं, एलॉयज की बात करें, एलॉयज प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज की जो बात करें, जैसे कि आपने ब्रोंज पढ़ा होगा, ब्रास पढ़ा होगा, ब्रास आपने पीतल देखा है, जो सीयू और जिंक की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर ब्रोंज की बात करूं मैं, ब्रोंज में भाई क्या क्या होता है, ब्रोंज में अगर बात की जाए, कॉपर और टिन होता है। सीयू अगर बात करें, एसएन, इनकी जो प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी आपने जैसे पीतल होता है, आपने ब्रोंज की बात करें, पीतल होता है, ब्रास होता है, उनमें अगर एक से ज्यादा टाइप की प्रॉपर्टी मिक्स होती है, भाई दो मेटल जब मिक्स करते हैं, भाई दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल जब मिक्स करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। मिक्स मेटल जो बनाई जाती है, और ये बनाते क्यों है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, इनकी साइज लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। सिमिलर होती है तो आपस में एक दूसरे, भाई अगर बात है, सॉलिड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। सॉल्यूशन क्या कहते हैं भाई, सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें अगर बात है भाई, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही एक ही चीज फॉर्मेशन होते हैं भाई। सॉलिड भी अगर बात है, सोल्यूट भी सॉलिड फॉर्म का होता है, और सोलवेंट भी किसका होता है, सॉलिड फॉर्म का। दोनों मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बोलना मतलब, क्योंकि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मिक्स हो रही होती है। मिक्स होने का रीजन भी होता है क्योंकि मेटलिक प्रॉपर्टी सभी अगर डी ब्लॉक के एटम की आपस में मैच होती है, मैच होने के कारण आपस में क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। एक से ज्यादा मेटल बनती है, जैसे कि ब्रास बनाते हैं, आपके ब्रोंज बनाते हैं, आपकी कई प्रॉपर्टी जो बनाई जाती है। जो ब्रास होता है आपका पीतल होता है जिसे कहते हैं, वो किससे बनाता है, सी और जिंक, कॉपर और जिंक की जो मिक्स, जब दोनों अगर बात है मेटल को मिक्स करते हैं तो नई चीज बनती है जिसे ब्रास बोलते हैं। आपको पता है, पीतल अगर बात करें, आपने देखा होगा, ब्रोंज की बात करें, कांसा, कांसे के बाद बर्तन आते हैं, तो टिन, और अगर बात कीजिए कॉपर के साथ बना होता है। तो ऐसी बहुत सी मिक्स धातु मिक्सचर जो आपकी मेटल्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, एलॉयज बोलते हैं, जो इनकी 3D सीरीज के एलिमेंट बना रहे होते हैं। क्लियर है भाई? तो ये हम 3D सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी आपका। अगर इसी के साथ जो आपका डी ब्लॉक तो हो जाता है कंप्लीट। चैप्टर आपका चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक। तो अब जो पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें कई चीज प्रॉपर्टी, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लेंथेनाइड के यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। क्लियर है भाई?